दिया 1857 का महान विद्रोह। देखिए, इसे सिर्फ एक सैनिक विद्रोह कहना ना, इसकी असली कहानी को बहुत छोटा कर देना होगा। समझिए, ये एक छोटी सी चिंगारी थी जो देखते ही देखते एक ऐसी आग बन गई जिसने पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लिया और दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य की नींव तक हिला दी। ये सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, ये आजादी के लिए एक राष्ट्र की पहली हुंकार थी। तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि 1857 का विद्रोह अचानक से नहीं हुआ। ये एक ज्वालामुखी की तरह था जो अंदर ही अंदर, आप कह सकते हैं, एक 100 साल से खौल रहा था और फिर एक दिन फट पड़ा। ये किसी एक वजह का नतीजा नहीं था, बल्कि दशकों से जमा हो रहे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक गुस्से का एक भयानक विस्फोट था। तो चलिए, इस पूरे विश्लेषण में हम विद्रोह की जड़ों तक जाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे राजनीतिक गलतियों ने असंतोष की आग को भड़काया, कैसे सांस्कृतिक टकराव ने इसमें घी का काम किया, और आखिर वो आखिरी चिंगारी कौन सी थी जिसने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। तो चलिए कहानी की जड़ से शुरू करते हैं। एक पल के लिए सोचिए कि आप एक भारतीय शासक हैं और आप हर सुबह इस डर के साथ उठते हैं कि शायद आज आपका राजपाट आपके हाथ से छिन जाएगा। यही वो डर था जिसे ब्रिटिश विस्तार की आक्रामक नीतियों ने हर हिंदुस्तानी राजा और नवाब के दिल में पैदा कर दिया था। अब ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं ना, इसे आप मेरे लेक्चर नोट्स की तरह समझ सकते हैं। तो चलिए इन नोट्स को एक एक करके देखते हैं और समझते हैं कि वो कौन सी बड़ी राजनीतिक नीतियां थीं जिन्होंने भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ खड़ा कर दिया। सबसे पहला हथियार था लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, और इसे मीठा जहर जो कहा गया है ना, वो बिल्कुल सही कहा गया है। इसमें होता क्या था कि भारतीय शासकों को बाहरी हमले से सुरक्षा का वादा दिया जाता था, लेकिन इसकी कीमत थी उनकी अपनी आज़ादी। उन्हें अपनी सेना खत्म करनी पड़ती थी, अपने ही दरबार में एक ब्रिटिश अफसर को रखना पड़ता था, और विदेश नीति पर उनका कोई कंट्रोल नहीं रहता था। मतलब ये भारतीय राज्यों के लिए एक सोने का पिंजरा था। और अगर आपको लगा कि वो बुरा था, तो इसके बाद आई लॉर्ड डलहौजी की एक और भी ज्यादा खतरनाक नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये एक ऐसी पॉलिसी थी जिसने भारतीय परंपरा और उत्तराधिकार के सदियों पुराने कानूनों को एक झटके में खत्म कर दिया। सीधी सी बात थी, अगर किसी राजा का अपना खून यानी कोई असली वारिस नहीं है, तो उसका राज्य सीधे सीधे ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाएगा। गोद लिए हुए बेटे को कोई मान्यता नहीं थी। और ये कोई खोखली धमकी नहीं थी। इस नीति को कितनी बेरहमी से लागू किया गया, ये आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। सतारा, नागपुर और हाँ, झांसी जैसी कई बड़ी रियासतें एक एक करके छीन ली गईं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, एक महान योद्धा, वो इसी अन्याय के खिलाफ खड़ी हुईं जब उनके गोद लिए बेटे को वारिस मानने से साफ इनकार कर दिया गया। उनकी कहानी इस अपमान के खिलाफ खड़े होने का एक प्रतीक बन गई। बात सिर्फ जमीन छीनने तक ही नहीं रुकी, नहीं, ये बात थी अपमान की, बेइज्जती की। शासकों की पेंशन रोक दी गई, नागपुर के शाही खजाने के कीमती जेवर कलकत्ता के बाजारों में सरेआम नीलाम किए गए। जब आम जनता ने अपने राजा महाराजाओं का ये हाल देखा तो उन्होंने सोचा, अगर ये हमारे शासकों के साथ ऐसा कर सकते हैं तो हमारी क्या औकात है। तो देखिए, एक तरफ राजनीतिक असंतोष की आग तो सुलग ही रही थी, और इस आग में घी डालने का काम किया सामाजिक और धार्मिक डर ने। अब लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं रही थी, अब ये लड़ाई धर्म और संस्कृति को बचाने की भी बन चुकी थी। चलिए इस स्लाइड पर थोड़ा और गहराई से देखते हैं कि कैसे ब्रिटिश नीतियों ने भारतीय समाज में एक बहुत बड़ा डर पैदा कर दिया। ये डर फैलने लगा कि अंग्रेज सिर्फ राज करने नहीं आए हैं, बल्कि वो भारतीय पहचान को ही मिटा देना चाहते हैं। अब देखिए, ब्रिटिशों ने कुछ सुधार तो किए, जैसे सती प्रथा पर रोक लगाई, विधवा पुनर्विवाह को कानूनी बनाया। अब हो सकता है कि उनके इरादे अच्छे हों, लेकिन इन्हें सदियों से चली आ रही भारतीय परंपराओं पर एक सीधा हमला माना गया। कभी कभी अच्छे इरादे से किए गए काम भी गहरे गुस्से का कारण बन जाते हैं, खासकर जब वो बाहर से थोपे जाएं। और इस आग को और हवा मिली 1813 के चार्टर एक्ट से, जिसने ईसाई मिशनरियों के लिए भारत के दरवाजे पूरी तरह खोल दिए। अब स्कूलों में, अस्पतालों में, यहां तक कि जेलों में भी धर्मांतरण की कोशिशें होने लगीं। लोगों के मन में ये डर बैठ गया कि उनकी जमीन तो जा ही रही है, अब कहीं उनका धर्म भी ना छीन लिया जाए। तो अब सोचिए, दशकों का गुस्सा, अपमान, डर, सब कुछ एक बहुत ही नाजुक धागे से बंधा हुआ था। बारूद का एक विशाल ढेर तैयार था, बस एक छोटी सी चिंगारी का इंतजार था, और फिर वो चिंगारी भड़की। तो सवाल ये उठता है कि जब इतना सब कुछ पहले से हो रहा था,
तो आखिर वो कौन सी एक बात थी जो बर्दाश्त की आखिरी कील साबित हुई? वो कौन सा आखिरी तिनका था जिसने इस पूरे बोझ को गिरा दिया? जवाब था एक राइफल, एक नई एनफील्ड राइफल। इसके कारतूसों को बंदूक में डालने से पहले दांतों से काटना पड़ता था, और अफवाह ये फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। अब ये सिर्फ एक कारतूस का मामला नहीं था, ये हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों के धर्म, उनकी आस्था, उनकी पहचान पर एक सीधा हमला था। जरा सोचिए, जिन सिपाहियों के दम पे ब्रिटिशों ने पूरे भारत पर कब्जा किया था, आज उन्हीं के सामने एक नामुमकिन फैसला खड़ा था। या तो अपने धर्म को भ्रष्ट करें या फिर अपने ही मालिकों के खिलाफ बगावत कर दें, और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। और देखिए, ये जो कोटेशन है ना, ये इस पूरी कहानी का निचोड़ है, उसका सार है। इतिहास में अक्सर ऐसा ही होता है। चर्बी वाले कारतूस विद्रोह का असली कारण नहीं थे, वो तो बस वो चिंगारी थे जिसने असंतोष के उस ज्वालामुखी को फोड़ दिया जो एक सदी से अंदर ही अंदर उबल रहा था। तो इसीलिए इस घटना को सिर्फ सिपाही विद्रोह कह के छोड़ देना, इसके साथ नाइंसाफी होगी। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये क्यों और कैसे एक राष्ट्रव्यापी संग्राम बन गया। ये सिर्फ सैनिकों की लड़ाई नहीं थी, ये भारत के भविष्य की लड़ाई बन गई थी। ये आग शुरू तो सैनिकों से हुई थी, लेकिन देखते ही देखते इसमें समाज का हर तबका कूद पड़ा। भारी लगान से दबे हुए किसान, ब्रिटिश नीतियों से बर्बाद हो चुके कारीगर, अपनी जमीन से निकाले गए आदिवासी और अपना मान सम्मान खो चुके शाही परिवार, ये सब के सब एक दुश्मन के खिलाफ एकजुट हो गए। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। क्या 1857 का विद्रोह अपने खोए हुए राज्यों और रिवाजों को बचाने के लिए पुराने भारत की आखिरी कोशिश थी, या फिर ये धर्म और क्षेत्र की सीमाओं से ऊपर उठकर एक साझा दुश्मन के खिलाफ एक राष्ट्र के रूप में आज़ादी की पहली सामूहिक लड़ाई थी? इसका जवाब शायद इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि इसकी विरासत में छिपा है।